Hello everyone. So in this video, I am going to share the last 1 month strategy that you should be following for CA Foundation attempt of June 2023. In this video, I will be sharing the strategy subject wise. So without any further delay, let's get started. So first of all, if we talk about the paper number 1, which is going to be accounts, and it is going to be somewhere very easy and scoring. So if you must have completed your syllabus till now, और अगर नहीं भी हुआ है तो it is fine. आपने पूरा सिलेबस नहीं किया तो एटलीस्ट आपने अगर मेजोरिटी चैप्टर्स कर लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जैसे कि कंसाइनमेंट, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, और मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग वाला जो फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है, और फिर उसके बाद इसी तरीके से कोई बड़े बड़े चैप्टर्स जो है आप जानते हो तो वो चैप्टर आपको कर लेने चाहिए, और अगर वो अभी तक नहीं हुए तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर आप ये चैप्टर आप कर चुके हो तो अब आपको रिवीजन कर देना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग करी थी रिवीजन करने के लिए ये सारे बड़े चैप्टर उठा के। तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि एक ही दिन में ऑलमोस्ट बस एक ही चैप्टर कर पा रहा था मैं। तो फिर लास्ट में जाके लेकिन मैंने ये फील किया कि अब बस कुछ कुछ चैप्टर बचे थे जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो वो एक दिन में भी आप दो निपटा दोगे। तो इस तरीके से 10 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा, जितना भी आपने किया है, जितना आप करके जाने वाले हो पेपर में। 10 दिन के अंदर जब आपने रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मई 2018 से लेकर जून 2022 अटेम्प्ट तक मैंने जितने भी पेपर आए थे ना, सबको कहीं ना कहीं मैंने सॉल्व किया था। सॉल्व पूरा नहीं, बैठ के 3 घंटे का पेपर नहीं दिया था, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया था। एटलीस्ट उनको देख लिया था कि वो आंसर हो कैसे रहे, कुछ अच्छा पॉइंट था तो उनको देख लिया था कि कैसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स और थ्योरी में मेरे को बहुत ज्यादा इनकी हेल्प हुई, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने उनको कहीं ना कहीं एनालाइज किया, कहीं ना कहीं उनको पढ़ लिया, उसके सजेस्टेड आंसर को देखा कि किस तरीके से उन्होंने उस आंसर रीजन को कोट किया है। तो उस तरीके से मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुई इस चीज से। तो मैंने हर वीडियो में जरूर बोला, इस वीडियो में मैं भी यही बोलूंगा, लास्ट के 20 डेज, 20 नहीं तो 15 डेज आपको इसी चीज को ध्यान पड़ेगा कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन करो अकाउंट के, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको आता होगा बहुत सारी चीजें, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। शुरू के 10 दिन के अंदर आप, आज से 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट रिवाइज कर लेना है, और फिर उसके बाद लास्ट के 10, 15 डेज, 20 डेज आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन देना है, टेस्ट की तरह ही देना। तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपको, ठीक है। अकाउंट्स में इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, अकाउंट्स में बहुत ज्यादा बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आने भी नहीं वाली। So if you want to know how to present your answers in the accounts paper, I have shared my suggested answers copy. So if you want to see that, you can simply go to the channel and see that video. So if we talk about the paper number 2, law and VCR. So law is going to be a nightmare for majority of the student, and it is true somewhere. क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी बहुत ज्यादा स्कोर करना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम शुरू से ही लॉ को बहुत ज्यादा फोकस में लेके चलते हैं, बट स्टिल इवन स्कोरिंग 40 is going to be tough for majority of the students. So what you have to do is, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन का एप्लीकेशन कैसे करना है, और वो कब आएगा, जब आप केसेस देखोगे, और केसेस कहाँ है, पास्ट ईयर में। तो ध्यान रखना इस चीज को। आपको वही फिर से मई 2008 से जब तक आपका अटेम्प्ट आया है, उससे जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए ना, सबके क्वेश्चन के जो उसमें प्रोविजन लग रहे हैं उनको देख लेना एक बार। कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीकेशन कैसे करनी है ना प्रोविजन की, वो आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में आप केसेस ढूंढ के उसमें अपने आप प्रोविजन को अप्लाई करोगे। तो ध्यान रखना इस चीज को। जितने भी क्वेश्चन आए उनके आंसर्स को देख लेना। आंसर्स नहीं देखने वाला, पहले आप खुद से उसको एनालाइज करके जो भी आप उसमें लिखने वाले हो ना, उसको रफ में लिख लेना, फिर उसको सजेस्टेड आंसर से चेक करना, और वो सही है तो ये वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको ध्यान रखना कि आपको करेक्ट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि आप गलत प्रोविजन लिख के आए हो तो देयर विल बी नो मार्क्स टू बी गिवन फॉर दिस मिस्टेक, अगर आपने प्रोविजन ही गलत लिख दिया तो। ध्यान रखना इस चीज को, अगर आप गलत प्रोविजन लिख के आ रहे हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो प्रोविजन को कैसे अप्लाई करना है ये तभी आएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे। मेरे को लगता है कि लॉ में कहीं ना कहीं शुरू से हम पढ़ रहे होते तो अभी तक कहीं ना कहीं 12 सिलेबस को कर भी लिया हुआ, रिवाइज नहीं किया तो वही अगेन 10 डेज में रिवाइज कर लो एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर 2 से 3 दिन लगा भी दोगे तो बाकी एक्ट तो छोटे हैं तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँ बीसीआर की, तो अगेन बीसीआर इज गोइंग टू बी अ सेवियर। लॉ में कहीं ना कहीं मार्क्स ना आए तो आपको बीसीआर सेव कर सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। तो पैसेज वहीं पर आपको करना है, घर से प्रैक्टिस करके यार क्या ही जाओगे, आप पैसेज करके आए हुए 9, 10, 11, 12, घर से पैसेज करने के जाने की ऐसा मुझे नहीं लगता जरूरत है। वहां पे जाके आप खुद देखोगे पैसेज इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। फिर उसके बाद नोट मेकिंग, समरी उसमें से आता है। नोट मेकिंग एक बार देख लेना कि करते कैसे, क्योंकि एब्रीविएशन आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं बताऊं तो मेरे को नोट मेकिंग समरी में 5 out of 5 मिला, जबकि वो मैंने बहुत लास्ट में किया था। आप मेरी सजेस्टेड आंसर की कॉपी देखना, उसमें बहुत लास्ट में मैंने उसको किया, और बहुत ही आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा अच्छा उसे नहीं किया, फिर भी उसमें मेरे को पूरे में से पूरे मार्क्स दे दिए। बिकॉज जो चीज लिखनी है, एब्रीविएशन करने हैं, एक वो अंडरलाइन कर देना जो भी आप एब्रीविएट कर रहे हो उसको,
टाइटल लिखना, ये सारी चीजें आपको पता है, एक बार देखोगे बुक को पता चल जाएगी वो। तो इस तरीके से आपको करना है। कितना भी अच्छा आप पैसेज लिख वो, फिर आर्टिकल की बात करूं तो कितना भी अच्छा लिख लो, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये मत सोचना कि मैं उसको कितना अच्छा लिखूं कितना अच्छा लिखूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ध्यान रखना इस चीज को। मेजोरिटी पार्ट में आपको किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है ये मैटर करता है। लॉ पार्ट में कम्युनिकेशन बीसीआर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाला है। 2-2 मार्क्स के अगर आप क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना तो 6 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। इस तरीके से देखो आपकी किस तरीके से आप मार्क्स को गेन कर सकते हो। कितना भी अच्छा पैसेज लिख लेना, अच्छे कितना भी अच्छा आर्टिकल लिख लेना, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो उसमें कैसे भी करके उसको लिख देना। 3 मार्क्स अगर उसमें मिल रहे हैं तो इट इज वेल एंड गुड। फिर उसके बाद पैसेज में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से बीसीआर भी निपट जाएगा। लॉ इज गोइंग टू बी टफ, और इसमें मैंने बताया कि आपको करना क्या है। इसमें भी आप चाहते हैं कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है तो इसकी भी मैंने सजेस्टेड आंसर की मैंने वीडियो शेयर करी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं तो चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। If we talk about the paper number 3, which is business mathematics, logical reasoning and statistics, तो it is a very very tough subject for who did not have maths in their 11th and 12th class, और उन्हें लगता है कि मैथ्स बिल्कुल नामुमकिन है उनके लिए। तो कोई बात नहीं, मैथ करो मत। लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के जो बहुत ही बेसिक्स पार्ट है उसको करके भी जाओगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैं बताऊं कि आपको करना क्या है, तो मेरा सिलेबस जो है बहुत ही लेट खत्म हो पाया था मैथ का, मेरे को लगता है, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर और कुछ जो चैप्टर्स बचे थे वो मैं लास्ट में कर रहे थे 1 या 2 दिसंबर को। तो और 14 तारीख को हमारा पेपर था। तो इससे पता चलता है कि मैंने पेपर में बहुत लास्ट में इसको खत्म किया था। और मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने अगेन आपको बोला है कि बहुत ज़्यादा आपको पूरा करना सिलेबस जरूरी नहीं है। जितना करके जाओ उसको आपने बहुत टाइम से अगर रिवाइज किया हुआ है तो आपके उसमें भी मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि उससे पुराने जितने भी चैप्टर थे वो मेरे ऑलमोस्ट रिवाइज थे, तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो अगेन आपको यही करना है कि अगर आपका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं है तो एटलीस्ट ये देख लेना कि मेजोरिटी आपने चैप्टर्स, अगर आप टीवीएम छोड़ के जा रहे हो तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड डिसीजन, राइट। तो ऐसे चैप्टर्स अगर आपके छूटे हुए हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं गेन करते हैं और जो बहुत ही ज्यादा टफ है, जैसे कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, देयर इज नो नीड फॉर डूइंग दीज चैप्टर्स, बिकॉज मुझे लगता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे टाइम पे बस एक ही पेपर में क्वेश्चन आया था, दैट वाज आल्सो रॉन्ग गिवन इन द, मुझे लगता है वो गलत था ऑप्शन। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को करके, वो करना भी मत। तो और कैलकुलस भी मैं छोड़ के गया था। तो इस तरीके से आप देखना कि पूरा सिलेबस करना जरूरी नहीं है, जितना आप करके जा रहे हो वो अच्छे से करके जाना। फिर उसके बाद आपको करना क्या, अगेन इसमें लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स के लिए जो एमसीक्यू पार्ट है उसमें स्कैनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई सा भी स्कैनर लेना, किसी भी टीचर का कंपाइलर लेना, बस उसमें पास्ट ईयर होने चाहिए। अगर आपका वो चल रहा है, बस देखना आपको इतना फील होगा ना, स्कैनर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चन है और जो बहुत ज्यादा इररेलेवेंट है, जो पूछे नहीं जाते हैं। हमें नहीं पता कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाओ और सिंपल से उसको करना शुरू करो। 60 to 70 मार्क्स आपके आसानी से गेन हो सकते हैं उस स्कैनर की वजह से भी। तो सारे कॉन्सेप्ट्स करने के बाद, रिवाइज करने के बाद आपको स्कैनर उठाना है। अगेन उसको 15 to 20 डेज इसी चीज में देना, स्कैनर को अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। स्कैनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके जाओगे, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको स्कैनर में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है मैथ्स में आप इतना करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत ज्यादा आप मैथ पे ध्यान दोगे तो ना आपके बाकी सब्जेक्ट बिगड़ जाएंगे। तो मैथ्स में बहुत ज्यादा आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, जितना आप करके जाओ बस उतना अच्छे से करके जाना। सो पेपर नंबर 4 की बात करूँ तो पेपर नंबर 4 बहुत ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है सभी के लिए, क्योंकि इसमें अगर आप 10% भी टाइम अलॉट करते हो जो आपने लॉ में दिया है, मैथ में दिया है, तो आप इसमें उनसे ऑलमोस्ट ज्यादा ही स्कोर कर लोगे। तो अगर आपने 10% भी टाइम दिया अपने मैथ और लॉ का, इकोनॉमिक्स को ना, तो ये आपको उससे ज्यादा स्कोर ला के दे देगा, क्योंकि मुझे लगता है पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आता है। आप देखना, खुद फील करोगे पेपर बहुत ही इजी आता है। और फिर उसके बाद उसमें अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बहुत पढ़ के अगर आप कर पा रहे हो ना 60 to 70, तो सोचो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे इसमें 1 महीने के अंदर अंदर, तो इसमें बहुत इवन स्कोरिंग 90 इज गोइंग टू बी वेरी इजी। तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट के 1-1.5 महीने बहुत अच्छे से किया इसको। ऑल्दो माय सिलेबस वाज कंप्लीटेड, मैं बहुत शुरू से ही पढ़ा था उसको, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। तो लास्ट के 1-1.5 महीने मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा इकोनॉमिक्स और बीसीके को, और मेरे 84 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आप देखो ना कि मतलब अगर आप 1-1.5 महीने पढ़ के भी इतना अच्छा कर सकते हो, तो थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट दोगे ना मेरे से भी ज्यादा, तो आपके और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ध्यान रखना इस चीज को। इकोनॉमिक्स और बीसीके के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप करना क्या ना, आपका सिलेबस अगर पूरा है तो एक बार 1 शॉट देख लेना पूरे चैप्टर्स के, इस तरीके से आपका एक आइडिया आ जाएगा पूरे चैप्टर का। फिर उसके बाद अगेन आप क्या करना, पास्ट ईयर्स ले लेना। पास्ट ईयर इसके भी अगेन स्कैनर से ही मिलेंगे आपको, वेबसाइट पर कहीं नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स और बीसीके के दोनों के। तो आप क्या करना, चैप्टर तो आपने वहाँ पे 1 शॉट देगा, एक बार अपने नोट से या कहीं से भी रिवाइज किया और फिर उसके बाद उसके स्कैन कर दिया। एक दिन में एक चैप्टर, अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी इस तरीके से करोगे ना,
तो आपका पूरा निपट जाएगा अपना इकोनॉमिक्स और बेसिक और बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्कैनर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऑप्शन तो एक कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ना आपको क्या करना पड़ेगा, वो आंसर लिख के आना पड़ेगा जो आपका मॉड्यूल में दिया हुआ है या किसी पास्ट ईयर क्वेश्चन में ICAI ने उस तरीके से उसको चेक किया था। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, और अगर आपने एक बार पहले उसको नहीं देखा है उस क्वेश्चन को तो आप आंसर सही नहीं लगा पाओगे, गारंटेड। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, आप पढ़ लेना, स्कैनर जरूर कर लेना, एटलीस्ट मैथ में नहीं कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स BCK में जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए। तो मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में सारे सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई यू। If you find this video helpful, you can simply share this video to your CA aspirant friends, like this video and subscribe to this channel for further updates. So till then, bye.